जो लीगल तरीके से आते हैं। संजय जी, हमारे गवर्नमेंट्स ने इतने इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हुए हैं कि हम एक सरेंडर पॉलिसी बनाते थे, जो देश के खिलाफ पाकिस्तान या पीओके में जाकर के बंदूक उठाने की ट्रेनिंग करते थे, आतंकवाद की ट्रेनिंग करते थे, उनको हम इज्जत पूर्वक वापस लाते थे। वो तो लीगल घुसपैठ हुई ना। देखिए, अगर मानवता के आधार पर देखें तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही था, लेकिन जब हम देश के हिसाब से देखेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत ही है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक बारी जिसके दिमाग में कचरा भर गया, जो भ्रष्ट हो चुका है, वो डर के मारे या उसके दिमाग में कुछ सद्बुद्धि आ गई इसलिए सुधरा है, ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। जी। तो अगर वो डर के मारे सिर्फ सुधरा है, तो जैसे ही उसका डर खत्म होगा फिर से वहीं चला जाएगा वो। इस बात का खतरा तो हमेशा बना रहता है। पर क्या है कि चूंकि हमारी कंट्री पे जो है वो ह्यूमन राइट्स वालों का भी प्रेशर रहता है, तो इस तरह की पॉलिसीज कुछ ना कुछ बनानी पड़ती है, और ये हर जगह ही है, सिर्फ हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। देखिए, राकेश जी ने भी एक बात कही थी, इसका मुझे जवाब देना था। राकेश जी ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट में हारते हैं, ये डिबेट में हारते हैं, ये हर मोर्चे पे हारते हैं। पर राकेश जी ये भूल गए कि ये हार कर भी जीतते हैं। जीतते कहाँ है राकेश जी? जीतते हैं वो मुसलमानों के दिल को, जो उनका कोर वोट बैंक है। वो इसीलिए हारते हैं और उनके लिए लड़ते हैं। वो जानते हैं कि वो हारेंगे, फिर भी लड़ते हैं, क्योंकि मकसद उनका सुप्रीम कोर्ट में जीतना, डिबेट जीतना नहीं है। उनका मकसद खुद को मुसलमानों का खैरख्वाह दिखाने में है कि हम तुम्हारे लड़ रहे हैं, हम तुम्हारे लिए करेंगे ताकि तुम हमारा वोट बैंक बने रहो। अब बाहर से जब हमने सीए का कानून बनाया था, एनआरसी का कानून बनाया था, तो उसमें यही प्रावधान था कि गैर मुस्लिम लोगों को हम यहाँ की सदस्यता देंगे। पर इसमें तकलीफ कितनी हुई थी जी। कितनी तकलीफ हुई थी, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था कि मुसलमानों को क्यों नहीं दोगे? क्योंकि मुसलमान आएंगे तभी तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा, उनका वोट बैंक बढ़ेगा तो उनका सत्ता में रहने का चांस बढ़ेगा। पर शायद हिंदुस्तान की जनता, शायद यहाँ का जो बहुसंख्यक वर्ग है, वो समय रहते जाग गया और सचेत हो गया। वो समझ गया कि साजिश क्या चल रही है, इसलिए उस समय रहते उसने उस पार्टी को चुना जो इस चीज को फिल्टर करके साइड करने में सक्षम है। अभी अमित शाह जी ने जो मुहिम स्टार्ट किया, देखिए, नक्सलवाद को खत्म करने का मुहिम स्टार्ट किया, नक्सलवाद लगभग जड़ से खत्म हो चुका है। अब ये घुसपैठ का मामला उन्होंने अपने हाथ में लिया है, तो मुझे लगता है कि अब बहुत जल्द हम घुसपैठियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, घुसपैठियों से छुटकारा मिलने में जो गृह मंत्रालय का सबसे बड़ा रोड़ा था, वो था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कंट्रोल नहीं होना उनके हर प्लान को फेल कर देता। इसलिए उन्होंने सबसे पहले वेस्ट बंगाल को, बीजेपी ने जीतने में, वहां की जनता का भरोसा जीतने में अपनी कामयाबी की, सो दैट उनको वो रोड़ा हटाने में मदद मिले, जो बेसिकली इस हडल रेस का सबसे बड़ा रोड़ा था। अब देखिए, जो ममता बनर्जी इतने सालों से बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे पाई, वो कितने दिन हुए बीजेपी की गवर्नमेंट को शपथ लेते हुए, और वो जमीन मिल भी गई, उस पर कार्रवाई स्टार्ट भी हो गई। इससे पता चलता है कि इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। घुसपैठिए अगर हमारे हिंदुस्तान में आते हैं तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि लोग वोट बैंक बनने के लिए आते हैं या क्राइम करने के लिए आते हैं। हमारे आसपास की कंट्री में बहुत भुखमरी है, लोग रोजी रोटी की तलाश में भी आते हैं, पर वो भी गलत है। हमारे अपने देश के लोगों का हक मारने का अधिकार किसी को नहीं है। तो हर घुसपैठिए को हम अपराधी ही समझे, वो क्रिमिनल ही होगा ये ना समझे। अपराधी वो है, उसने हमारा कानून तोड़ा है, लेकिन वो क्रिमिनल माइंडेड भी है, ये सही नहीं है। हाँ, पर ये भी सही नहीं है कि हम दयालु बन के हर किसी को अपने यहाँ आश्रय देते रहें, फिर हमारे लोग कहां जाएंगे? तो इस दोनों फॉर्मूला पे काम करते हुए, अपनी सेफ्टी देखते हुए, हमारे को बहुत जरूरी है कि हम घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करें और उनको देश से बाहर निकालें। ये इससे अगर कोई इंकार कर रहा है ना, तो तभी वो अजीत डोभाल की बात मुझे ध्यान आती है कि देश के सबसे बड़े दुश्मन में पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे कौन आता है विनोद जी? मुझे अब शायद कहने की जरूरत नहीं। संजय जी, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से घुसपैठियों की वकालत करते हैं कुछ लोग, क्या वाकई में देशभक्ति की कमी है हमारे भारत में? नहीं विनोद जी, घुसपैठियों की वकालत कोई नहीं कर रहा। धर्मेंद्र जी भी घुसपैठियों की वकालत नहीं कर रहे, वो सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं कि हमने इतने निकाले, तुमने कितने निकाले। तो देखिए, होता क्या है ना कि पिछले सरकारों में घुसपैठिए जो है उनको इंडिया एक सेफ हेवन लगता था। वो वहां से चल के आते थे, यहाँ बसते थे, उनमें से कुछ एक को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता था। तो वो नंबर चूंकि लिस्ट में है, तो धर्मेंद्र जी बता पा रहे हैं। अभी क्या कोशिश हो रही है? अभी ये एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश हो रही है कि भैया घुसपैठियों के लिए सेफ हेवन नहीं है,
तुम्हें अगर यहाँ हो अवैध तरीके से तो तुम्हारा जीना हो जाएगा मुश्किल, जिसका रिजल्ट आपको दिख रहा है कि लोग स्वतः ही बॉर्डर पे खड़े हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, निकल रहे हैं। वेस्ट बंगाल में जब सत्ता परिवर्तन होता है तो बांग्लादेश के संसद में हड़कंप मच जाती है, वहां का सांसद खड़ा होकर बोलता है कि भैया अगर यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन गई तो बांग्लादेश के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये वो चीजें हैं जो इस बात का एहसास कराती है कि भाई बीजेपी अगर आई है तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है कि एक एक कर को कान पकड़ के निकालने से बेटर है कि हम वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जो है वो तो भागे ही, प्लस बांग्लादेश में ये खबर चली जाए कि बेटा वहां मत जाना। वो गब्बर सिंह वाली जो कहावत थी ना कि जब 50 कोस तक बच्चा रोता है तो माँ कहती है गब्बर सिंह आ जाएगा, ऐसा माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। तो वो माहौल बनना भी जरूरी है। और मैं ये तो एक बात हो गई, अभी जब अमित शाह ने नक्सलवाद का बीड़ा उठाया था खत्म करने का, तो हर चीज को एक समय लगता है और एक एक करके काम होता है। ये नहीं होता कि 500 समस्याएं हैं तो 5 साल में बीजेपी सरकार आई 500 समस्याओं की बात करी थी, सब के सब एक साथ क्यों नहीं खत्म कर दिया। बीजेपी ने जितने प्रॉमिसेस किए थे 2014 में, धीरे 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 करके सब चीज अपनी जगह पर आ रहा है। नक्सलवाद ना के बराबर, अब ये घुसपैठियों का मुद्दा फुल फ्लेजेड उठा है, धर्मेंद्र सिंह जी भी यही है, बैठ के इंतजार करें, ये भी जड़ से खत्म होगा। आप देखते रहिए धर्मेंद्र जी, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, मैं कोई नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, धर्मेंद्र जी भी नहीं चाहते घुसपैठिए यहां रहे, उनकी भी इच्छा यही है, उनकी सिर्फ इतनी इच्छा है कि मैं बीजेपी को कैसे गलत साबित करूं। वो ये नहीं चाहते, उनकी देशभक्ति पर मुझे कोई शक शुबा नहीं है, वो भी चाहते हैं घुसपैठिए आ जाए, बस वो ये करने बैठे हैं कि मुलायम सिंह जी कैसे बीजेपी से बेहतर थे, समाजवादी पार्टी कैसे बीजेपी से बेहतर है, बीजेपी कैसे खराब है, ये साबित करना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। संजय जी, बस करिए जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, क्या उसका कोई लाभ मिलेगा? क्या आपको लगता है उसके आउटकम्स अच्छे आएंगे? हालांकि राकेश जी ने कहा है बड़े संजीदा लोग हैं उस कमेटी में। देखिए विनोद जी, अभी जो भी योजनाएं बनेंगी ना उस पे काम होगा, और काम होगा तो सही तरीके से ही होगा, इसके लिए भी आश्वस्त रहिए। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र जी की बात को उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि समस्या दरअसल है क्या। देखिए जितने भी घुसपैठिए यहाँ आए हुए हैं ना, सबके पास यहाँ के कार्ड्स बन चुके हैं, उनको चिन्हित करना, उनको एक एक करके आइडेंटिफाई करना, फिर एरोप्लेन में बिठाना और ढाका भेजना, और ढाका का ये कह देना कि हमारे लोग नहीं है वापस लेके जाओ, तो हम सिर्फ अपना तेल बर्बाद करेंगे, उनको वहां भेज नहीं पाएंगे। तो बेहतर ये है तरीका यहाँ डर पैदा किया जाए कि वो स्वतः ही भाग जाए। आप जो अमेरिका से तुलना, देखिए मेरी बात खत्म होने दीजिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए, अमेरिका से तुलना मत कीजिए। अमेरिका से जितने लोगों को यहाँ डिपोर्ट किया गया, हमारा दिल बड़ा था, हमने यहाँ एयरपोर्ट पर उनको लैंड करने दिया, क्योंकि हम अपने लोगों को एक्सेप्ट करने में ना हिचकिचाते नहीं है। प्लस अमेरिका इतना स्ट्रिक्ट है कि वहां उनका कोई कार्ड नहीं बन पाया था। हमारे पास सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है, यहाँ सबके पास उसका कार्ड बना हुआ है, हर आदमी पहचान लेके बैठा हुआ है, तो उनको यहाँ से भगाना, अमेरिका की तुलना मत कीजिए धर्मेंद्र जी, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग इस तरह से भ्रमित मत करिए जनता को।